हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड हमारे पास स्मॉल यूनिट से बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इसके फर्दर हमारे पास टू टाइप्स है को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और नेक्स्ट को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आरएनए भी कहा जाता है। फर्दर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो तीन कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें से पहला जो है पेंटोज शुगर है, सेकंड फास्फोरिक एसिड है, थर्ड वन इज नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस जो है उसके फर्दर हमारे पास टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, ठीक है, और दूसरे के हम कहते हैं पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन, चले हम स्टडी करते हैं प्यूरिन को। ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के। ये हमारे पास लार्ज और डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बेसिस पे प्यूरिन जो बेसिस को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एडिनिन, दूसरे को हम कहते हैं ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एडिनिन में कार्बन नंबर 1 पे अमाइनो ग्रुप है, NH2 है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, दिस डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिनिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट हम आते हैं पायरिमिडीन की तरफ। तो पायरिमिडीन हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन के, लेकिन ये हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और स्मॉलर है इन साइज। इसके फर्दर हमारे पास तीन किस्म है, साइटोसिन है, थायमीन है एंड यूरासेल है। ठीक है, साइटोसिन और थायमीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ डीएनए में, वाइल इन केस ऑफ आरएनए थायमीन की जगह वहाँ पे हमारे पास यूरासेल रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोसिन है, थायमीन है, यूरासेल है। ठीक है, फर्दर अगर हम ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए हमारे पास है पेंटोज शुगर, ये हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेस। देखिए ये हमारे पास कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है, ये हमारे पास एडेनिन है, और ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है जिसपे नाइट्रोजिनस बेस अटैच हुआ है, और ये हमारे पास कार्बन नंबर 5, ये वाला कार्बन नंबर 5 जिसके साथ ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड अटैच हुआ है। ये फास्फोरिक एसिड फिर आगे जाके दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है और इसी तरह हमारे पास ईस्टर लिंकेज बन जाती है। ठीक है, फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की तरफ। तो न्यूक्लियोटाइड भी फर्दर हमारे पास तीन किस्म के हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम देखते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड। इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है तो उसको हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दे एग्जिस्ट ए सिंगल और अटैच टू अदर मॉलिक्यूल। हमारे पास ये तो सिंगल होते हैं या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे पास है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये मोनो, डाई और ट्राई जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फॉस्फेट को। यहाँ पे एक फॉस्फेट अटैच हुआ है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट अटैच हुए हैं। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें हम तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड हैविंग अ सिंगल फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, When free energy is available, another phosphate is attached। जब हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है और हमें ज़रूरत नहीं होती तो इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो ये AMP जो है कन्वर्ट हो जाता है ADP में। ठीक है, ओके, to form adenosine diphosphate when more free energy is available, a third phosphate is attached with ADP to form adenosine ट्राईफॉस्फेट। ये देखें ये एक रिएक्शन है, या ये देखें एक स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई डायग्राम सा है। ये हमारे पास है शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस अटैच हुआ है, और ये हमारे पास 3 फॉस्फेट अटैच हुआ। अगर एक फॉस्फेट है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 हुए तो डाईफॉस्फेट, 3 हुए तो ट्राईफॉस्फेट। फॉर्मेशन की बात करें तो द बॉन्ड्स विच आर बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड जो है, ये दो फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है, दिस इज एन एनर्जी रिच बॉन्ड। इफ सच बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलिसिस, more free energy is released to cell which is used for different physiological activities of the cell। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है
और उसी एनर्जी की वजह से इंसान या जो एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकता है. Due to energy storing and releasing of free energy during metabolism of ATP is known as energy currency for the living organism. ठीक है, जो कि इन्हीं बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर हुई होती है, तो उस स्टोर एनर्जी की वजह से एटीपी को कहा जाता है कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म.